साउंड टेक 7 एक्शन। आलोक शर्मा जी, अब इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय। क्या रेवड़ी चुनावी घूस है? 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, मुझे लगता है कि जिस समय पर 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी, हिंदुस्तान में 1160 के करीब नेशनल हाईवेज पे टोल थे। आज वो 7000 से ज़्यादा हो गए। सारे नेशनल हाईवेज प्राइवेट हाईवेज में कन्वर्ट हो गए। पहली चीज़ तो मैं इनका उत्तर देना चाहूँगा, इतना कुछ किया, इतना विकास किया, उसके बावजूद पलायन और बेरोजगारी में बिहार पर कैपिटा इनकम में लोएस्ट है, पलायन में बेरोजगारी में हाईएस्ट है। लेकिन आज का विषय नहीं, आज का विषय है फ्री बीस का, जिसको मोदी जी बार बार कहते थे रेवड़ी कल्चर, और अमित शाह जी कहते थे होली पर एक बाटला फ्री मिलेगा, दिवाली पर एक बाटला फ्री मिलेगा, सब कुछ फ्री हो जाएगा, स्कूटी मिलेगी, 10-10 हजार रुपया मिलेगा। ये रेवड़ी, ये तो लेने के देने पड़ गए। कल्चर है। किसान सम्मान निधि की किस्त उस समय पर रिलीज की जाएगी जिस समय पर चुनाव चल रहा होगा। जिस समय पर चुनाव चल रहा होगा, जब महिलाएं याद आएंगी, उनके अकाउंट में 10-10 हजार रुपए की घूस देकर वोट लेने का प्रयास किया जाएगा। अगर ये स्कीम इतनी ही अच्छी है तो यूपी में क्यों नहीं शुरू की भाई आपने? बिहार में आज आपने जब चुनाव था 20 साल से क्यों नहीं शुरू की? ये केवल और केवल चुनावी घूस है, इसके अलावा कुछ नहीं। वोट के लिए केवल पूरी तरह से लालच है ये। आज जिस तरह से तमाम राज्यों में हर बार कहा जाता महिलाओं को 1500 मिलेंगे, 2100 मिलेंगे, 2000 मिलेंगे, किसानों को 3000 क्विंटल का मिलेगा रेट, उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं। दुर्भाग्य यह है कि जिस समय पर आप आए 5 किलो राशन फ्री, 5 किलो राशन आपने कहा कोरोना के लिए, लेकिन आज तक चल रहा है। लेकिन फूड सिक्योरिटी बिल को लागू नहीं करूंगा मैं शर्म करो शर्म। केवल 5 किलो राशन देकर उसके नाम पर वोट लेना चाहूंगा। कुछ होता है वेलफेयर स्कीम्स, कुछ होता है फ्री बीज। वेलफेयर स्कीम्स के कोई अपोज नहीं करता है। वेलफेयर स्कीम्स कीजिए, वो संविधान में लिखा है कि किस तरह से हर वर्ग को आगे लाना है। लेकिन आप फ्री बीज के नाम पर अगर वोट मांगते हैं तो उसका हर व्यक्ति अपोज करता है, क्योंकि वो टैक्स पेयर्स के पैसे का है। मोदी जी के घर से तो जा नहीं रहा है, इनके सरकार के घर से तो जा नहीं रहा है। आप वोट का लालच देने के लिए जब ये काम करते हैं तो सब अपोज करते हैं, और उसका एक नुकसान है कि पिछले कई वर्षों से वेजेस स्टैग्नेशन। समय समाप्त हुआ। वेलफेयर स्कीम और रेवड़ियों के बीच में बहुत पतली सी महीन रेखा है। रेखा कैसे है मैं समझाती हूँ। अगर गुजराती अडानी को, अपने दोस्त को मोदी जी 1050 एकड़ जमीन 1 रुपया में दे देते हैं, वो होता है रेवड़ी। और वही दूसरी तरफ अगर हम कहते हैं, तेजस्वी जी कहते हैं कि जो भी भूमिहीन है, जिसके पास घर नहीं है, रोड किनारे रहता है, उसको हम शहर में 3 डिसमिल जमीन या गांव में हम 5 डिसमिल जमीन देंगे, वो होता है वेलफेयर स्कीम। और इमोशनल डैम इट। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देखिए कि जितने भी इन लोगों के वादे हैं, आपको हर जगह रेवड़ियां ही रेवड़ियां नजर आएंगी। खुद प्रधानमंत्री जी जब बाहर जाते हैं, 2 दिन के लिए ब्राजील गए, 2 दिन में खर्चा कितना बैठा? 90 करोड़ के अप्रॉक्स। 5 करोड़ का तो होटल बुक हो गया। एक प्रधानमंत्री जी अपने ऊपर रेवड़ी खर्च करने के लिए अलग से पीएम केयर फंड की घोषणा कर देते हैं, बना लेते हैं। वहीं दूसरी ओर इसी देश में संतोषी नाम की बच्ची भात भात कहते हुए मर जाती है, और वहीं बिहार में विश्वकर्मा जी फांसी लगा लेते हैं क्योंकि उनके पास खाने को अनाज नहीं है। वहीं आप देख लीजिए, एक तरफ हमारी पार्टी है जो, अगर मैं तो यहां से ये कह रही हूं ना, तेजस्वी जी अगर कह देंगे हम मंगल ग्रह से एलियन लाएंगे, तो बीजेपी भी कहेगी हम मंगल ग्रह से एलियन लाएंगे। ये बिहार की परिस्थिति उन्होंने बना दी है। पर हमको ऐसे तो नहीं होता है। तब लगता है जब अमित शाह बिहार आते हैं और हम इंडस्ट्री की मांग करते हैं, अमित शाह जी कह देते हैं नहीं हमारे पास बिहार में जमीन नहीं है। मतलब बिहारी हवा में रहता है, पानी में तैरता है। हम लोग इंसान नहीं है क्या? हम लोग मछली बन के पानी में तैरते हैं या फिर हवा में उड़ते हैं? क्योंकि इंडस्ट्री तो हमारे लिए बन नहीं सकता है। इसीलिए आज भी जब प्रधानमंत्री बिहार गए हैं, कह रहे हैं कि हम 1 GB डेटा दे रहे हैं बहुत कम में। प्रधानमंत्री जी, हमको डेटा नहीं चाहिए, आटा चाहिए, इसके लिए रोटी रोजगार चाहिए। तो हम जो भी स्कीम लाएंगे वो वेलफेयर के लिए लाएंगे, चाहे युवाओं को सरकारी नौकरी देना हो या फिर जीविका दीदियों को स्थायी करना हो, या जिन संविदा वालों को आप लोगों ने तुरंत से फटाक से नौकरी से निकाल दिया, उनके नौकरी को स्थायी करना है। ये होता है वेलफेयर स्कीम। और आपको अगर मैं रेवड़ियों पे बताने चलूं तो सबसे बड़ा रेवड़ी खोर इस देश में कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और कोई नहीं है। तालियों के साथ टाइमिंग देते हैं आपको। आपका 1 मिनट का समय रिबटल के लिए, बच्चों के सवालों के जवाब के लिए 1 मिनट का समय। आलोक जी, शुरू होता है अब। देखिए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है स्वतंत्रता से लेकर, चाहे वो इंदिरा गांधी का 20 पॉइंट प्रोग्राम रहा हो, और चाहे पिछड़े क्षेत्रों के अंदर तमाम उद्योग लगाने की बात हो, बोकारो हो और चाहे धनबाद हो, और चाहे IIM खोले हों, IIT खोले हों, वो सब कांग्रेस की पॉलिसीज रही हैं।
इसके बाद जब हमारा अगर यूपीए 1 और यूपीए 2 का भी समय देखेंगे तो हम अधिकार देने की बात हमने की है। सबसे पहले हमने सूचना का अधिकार दिया, हमने मनरेगा जैसी स्कीम लेकर आए कि भाई सबको गारंटी देते हैं कि रोजगार मिलेगा। राइट टू फूड 2013 के अंदर आया, भूमि अधिग्रहण कानून आया, हमने ट्राइबल्स के लिए जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके सबसे पहले उनकी भूमि पर उनके उपज के ऊपर उनको अधिकार देने की बात की। 23 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हमारे थे। जहां तक बात 10,000 की है कि वो घूस है, मैं स्पेशली इसलिए कहूंगा कि वो इलेक्शन के टाइम पर दिया गया। अगर यही 1,000 एक साल पहले दिया गया था तो होता 10 साल 10,000 रुपए, तो कोई इस पर सवाल नहीं उठाता। आप अपोजिशन में हैं, आप 20 साल सत्ता में रहने के बाद अगर 10,000 रुपए दे रहे हैं तो ये घूस है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। इस बार आपको हम सम्मान दे रहे हैं, पहले आप बोल लीजिएगा। मेरा एक सवाल है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि भाई रेवड़ी कल्चर खराब है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट है उनका, और भाजपा और जेडीयू या एनडीए पार्टी या अलायंस विद अ डिफरेंस है, तो आप जब कोई भी स्कीम अनाउंस कर रहे हैं उसका फिनेंशियल इम्पैक्ट और वो कैसे फंड हो रहा है, इसकी ट्रांसपेरेंसी आप क्यों नहीं कर रहे? और पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस का एक मॉडल देते हुए आप जनता से क्यों नहीं पूछ रहे कि भाई 10,000 रुपये महिलाओं को स्वरोजगार के लिए देने चाहिए, फ्री बिजली करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जनता के भलाई के लिए कर रहे हैं हम लोग सब कुछ। यू आर राइट ब्रो। विनोद जी का सवाल। प्रियंका, आप लोग तमाम बिहार की सरकार की आलोचनाएं कर रहे हैं, ये नहीं वो नहीं। आप अपने 15 साल के शासन की कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि तो बताइए कि जिसको लेकर के आप चुनाव में जा सके। आपके पूरे उस कार्यकाल को जंगल राज की संज्ञा दी जाती है। चरवाहा विद्यालय था सर, नहीं वो जिसकी यूएन ने तारीफ करी थी। प्रियंका जी से आपका इस विषय पर जवाब देने का और रिबटल टाइम का 60 सेकंड का समय प्रियंका जी शुरू होता है। कह रहे थे कि लालू जी का शासनकाल जंगल राज था। पिछली बार हमको याद है 3 कारखाना रेलवे का बिहार में आया था, वो लालू जी एज अ रेलवे मिनिस्टर ही लेकर के आए थे। पर आज के रेल मंत्री क्या करते हैं? हर दिन हम तस्वीर देख रहे हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, बाथरूम में भर भर के बिहारी बिहार में जा रहा है और कह रहे थे 12,000 ट्रेन चलेगा। वो भी वेलफेयर स्कीम का हिस्सा था ना, कहाँ गया वो 12,000 ट्रेन? हमको नजर नहीं आ रहा है। कैसी लगी आगे स्वाद? दूसरी बात, ये रेवड़ी पर बात करते हैं। हमको पता ही ना, प्रधानमंत्री बनने से पहले बोलते थे 15 लाख हर खाते में भेजेंगे। 15 लाख इंटू 1.4 बिलियन करिए तो कितना होता है? 2.1 इंटू 10 to the power 15। 0 बोलते रहेंगे, समय मेरा खत्म हो जाएगा, इसलिए हम इस पर चर्चा ही नहीं करेंगे। आखिरी बात ये कहेंगे कि जो सरकार अभी वहां पर है सबसे निकम्मी और भ्रष्ट सरकार है। अगर ऐसा नहीं होता तो बिहारियों का जो आज हाल है वो नहीं होता, और हम लोग जो आज सरकारी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं वो नहीं होता। इसलिए हर घर सरकारी नौकरी देंगे। और जब सुधांशु त्रिवेदी जी कहते हैं चादर पैर जितना बड़ा है, चादर उतना ही बड़ा रखिए, चदरवा अब आपको बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि बिहारी बेरोजगारी से ठिठुरेगा नहीं अब बिहार में। समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा रिबटल राउंड है। यही नहीं, अभी और सुनिए। सत्य प्रकाश जी, हिलना तो पड़ेगा यहाँ से बिना बोले। कोई जवाब सवाल नहीं है ना? हो गया आप दोनों का रिबटल राउंड हो चुका है। आखिरी 2 कंटेस्टेंट्स जो है, जिसके बाद बहसबाजी। बस एक सवाल उन्होंने पूछा था कि अडानी बिहार में आए तो कारखाना ये खुल रहा है, बस उसका एक्सप्लेनेशन में इतना ही दे रहे हैं कि जब डिक्लेयर किया गया था बजट इस देश में बिहार के लिए 58,900 करोड़ का, उसी में था 24,000 करोड़ का पीरपैंती पावर प्लांट। वो तो हमारा सरकारी बजट का हिस्सा था। अडानी को कैसे मिला, ये पूछिए गुजराती प्रधानमंत्री जी से। बस हवा निकल गई। जी से डिसएग्री करता हूं। शायद पैसे डायरेक्टली देना भी रेवड़ी में काउंट नहीं होगा। रेवड़ी और वेलफेयर स्कीम में सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है कि रेवड़ी में कोई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नहीं होता है, लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वेलफेयर स्कीम का सबसे बड़ा एग्जांपल है मिड डे मील बिहार में, जहां पे मैल नरिशमेंट को, कुपोषण को टैकल करने के लिए बिहार सरकार ने मिड डे मील को शुरू किया। और वहीं अगर आप उसको कंपेयर करेंगे फ्री इलेक्ट्रिसिटी को, जहां पर यह देखा ही नहीं गया कि कौन से उपभोक्ता हैं जिनको सच में इसकी जरूरत है, ब्लैंकेट सबको गिव अवे कर दिया गया। तो ऐसे जो मूलभूत डिफरेंसेस होते हैं जिससे इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन हो सकता है, पोल में आपको फायदा मिल सकता है, पॉपुलिस्ट मेजर्स होते हैं, वो रेवड़ी कहलाते हैं। और जहां लॉन्ग टर्म विजन होता है उसको वेलफेयर स्कीम कहा जाता है। जहां एक स्ट्रक्चरल प्लानिंग के तहत चीजें की जाती हैं उसको वेलफेयर स्कीम कहा जाता है। आता हूं
सही पकड़े हैं। तो आपके प्रश्न पे आपने बोला था कि बिहार में सबसे पहले शराब खोलेंगे। बिल्कुल खुलना जरूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि बिहार में शराब माफिया पनपने लग गया है। 20,000 करोड़ का जो रेवेन्यू बिहार सरकार को मिलता, जिससे शायद कितनी सारी जन कल्याण की कार्य हो सकते थे, वो आज वही शराब माफिया बिहार के बच्चों को लगा रहा है, बर्बाद कर रहा है। बोलिए चीयर्स। अंग्रेजी में एक कहावत है, गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे, बट इफ यू टीच अ मैन हाउ टू फिश यू फीड हिम फॉर अ लाइफ। निश्चित तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि रेवड़ियां एक लक्षित प्रलोभन है, क्योंकि जैसे ही आप देखते हैं कि चुनाव आते हैं, सरकार इन्हें जन कल्याण का मुखौटा पहनाकर फवारे की तरह अपने बजट को जनता पे न्यौछावर करना शुरू कर देते हैं। बट एक बात जो इसमें वो भूल जाते हैं कि अगर आप चंद पैसे देकर किसी की समस्या को छोटे समय के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। आप इसको आत्मनिर्भर नहीं बना रहे, माफ कीजिएगा, आप उसे अपने आप पर निर्भर कर रहे हैं, सरकार पर निर्भर कर रहे हैं। और बिहार जैसा राज्य जहां पर 4,600 करोड़ रुपए का ऑलरेडी एक कर्ज है, उस राज्य में आप वर्ल्ड बैंक से 20,000 करोड़ लेकर महिला सशक्तिकरण के नाम पर चुनावी डेडलाइन अनाउंस होने से पहले 10,000 रुपए महिलाओं को बांट देते हैं। जिस अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। राज्य में महिलाएं 50% से ज्यादा अशिक्षित हैं, 2 करोड़ से ज्यादा रात को एक रोटी खाए बिना सो रही हैं, जहां विद्यालयों में बच्चियों के लिए शौचालय की सुविधा नहीं है, 1 लाख लोगों पर 6 बेड हैं। उस राज्य में आप रेवड़ियों को बांटकर जस्टिफाई कर रहे हैं कि आप ये समस्याओं को सॉल्व कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि अगर हम इनकी बदहवासी को, अगर हम इन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, तो कोई मैजिक पिल के जरिए नहीं हो सकता है। आपको स्ट्रक्चरल डिफिशियंसी पर काम करना पड़ेगा, लोगों की स्थिति को बदलना पड़ेगा। 10 में से जहां पर 4 महिलाएं कुपोषित हैं आज भी, उस व्यवस्था को इतना सुचारू रूप से मजबूत करना होगा कि ऐसी समस्याएं लॉन्ग टर्म में ना आए। 15 साल थे आपके पास, क्या आप उसमें इस समय को यूटिलाइज करके इन स्ट्रक्चरल डिफिशियंसीज को दूर नहीं कर सकते थे, जो आपको चुनाव के समय ऐसी रेवड़ियां बांटनी पड़ी? आज युवा मेरे सामने बैठा है और मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आज अगर आपने इस रेवड़ी का विरोध कर दिया और इस पुरजोर तरीके से किया कि बिहार के सत्ता के गलियारों तक आपकी आवाज चली गई, तो आपके गमछे का रंग बदले ना बदले, आने वाले बिहार की तस्वीर बिल्कुल बदल सकती है। जनता माफ नहीं करेगी। से पूछेगा जल्दी से एक छोटा सा रिबटल, उसके बाद उन दोनों को बुलाएंगे। आप मौका दे रही हूं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। पार्टी वाले यही रोते रहते हैं। नहीं, धन्यवाद, आपने मौका दिया। दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं दे रहे? वही मुद्दों को ये उजागर कर रहे हैं आज कि बिहार में पलायन हो रहा है, बिहार में शिक्षा की कमी है। हमारी पार्टी एकमात्र पार्टी है जो एक विकल्प के रूप में सशक्त तरीके से बिहार में खड़ी है, जो ये कह रही है कि अगर हम आते हैं तो हम 15 साल के बच्चों तक के लिए वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाएंगे। एक सवाल मैं पूछ लेती हूँ पलट के, आपके जो नेता हैं प्रशांत जी, वो अरविंद केजरीवाल के लिए प्रचार प्लान करा रहे थे ना, दिल्ली में चुनाव लड़वा रहे थे। बिल्कुल। तो अरविंद जी की तो इतनी लंबी लिस्ट है फ्रीबीज की, तब समझ में नहीं आया था कि फ्रीबीज क्यों दे रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल के लिए उन्होंने क्या फ्रीबीज की लिस्ट बनाई कि नहीं, ये मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं ये बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, जब वो खुद मैदान में आ गए हैं, खुद फोर फ्रंट पे, आज वो पार्टी 243 सीट्स पे जब उन्होंने लड़के खड़े करके उनको लड़वाने का प्रयास किया है, तो उन्होंने वहां पर कोई भी फ्रीबीज नहीं दिया। आपको उसका मूल्यांकन करने की जरूरत है कि आज 5 मुद्दे जो हम ऐसे बोल रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए जो भत्ता है उनका वो बढ़ा है, किसानी को कैसे बेहतर कर सकते हैं उसको बताया, तो उन्होंने आज फ्रीबीज नहीं दिया। और आज आगे देखिएगा तो आपको ज्यादा बेहतर पता चलेगा। जल्दी से आइए, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। अब पोलिंग कराते हैं, फटाफट क्यूआर कोड स्कैन कीजिए। क्या रेवड़ी चुनावी घूस है? हाँ कहने के लिए आपको हाँ पर टिक करना होगा, प्रेस करना होगा, जो बटन आपको दिख रहा है। नहीं के लिए नहीं, और कह नहीं सकते वाले भी अपनी राय रख सकते हैं। तो तीनों में अब वोटिंग लाइन 60 सेकंड के लिए हम खोल रहे हैं, आप वोट कर सकते हैं अभी। और हमारे तमाम दर्शक जो घर पर मौजूद है, वो भी क्यूआर कोड स्कैन करके अपनी राय इस पर स्कैन करने के बाद अपना वोट डाल सकते हैं। आपका वोटिंग का 60 सेकंड शुरू होता है अब। हाँ वाले बहुत ज्यादा हैं भाई, 70% के आसपास हैं, और नई वाले बहुत पीछे चल रहे हैं। मुकाबला नहीं, आपसे ज्यादा तो कह नहीं सकते वाले हैं। हाँ वाले 69%, 14% नहीं, 13। आज अब सवाल ही ऐसा है तो आप अच्छी बात है ना, दोनों खुश होके जाइएगा, हमें क्या है। बट इससे नो आई एम टेलिंग यू, जनमानस की भावना को तो समझिए कि जनता भी इससे तंग आ चुकी है। उनको भी लगता है कि रेवड़ी वाला जो है ना मामला, वो खत्म होना चाहिए। चलिए, अब आपका सिर्फ 15 सेकंड बचने वाला है। दोनों खुश होके जाइएगा, दोनों खुश होके जाइएगा, लेकिन
रेवड़ी को चुनावी घूस मानती है जनता। आज इस बात पर मुहर लग रही है। वोट किधर करती है ये तो बाद में देखी जाएगी, क्योंकि अभी तक का ट्रेंड अलग रहा है। लेकिन अब समय समाप्त हो रहा है और आखिरी के 5 सेकंड में समय समाप्त हुआ और 69% के साथ क्या रेवड़ी चुनावी घूस है? हाँ कह रही है जनता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।